डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जंग लगभग खत्म होने वाली है और दूसरी तरफ खबर है कि पेंटागन मिडिल ईस्ट में हजारों की तादाद में अतिरिक्त सैनिक, फौजी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और वॉरशिप्स भेजने की तैयारी में है। उधर ईरान ने अमेरिकी ब्लॉकेड के जवाब में लाल सागर ब्लॉक करने की धमकी दी है। वो स्टेप 2 होगा उनका। ट्रंप कह रहे हैं कि चीन उनके हॉर्मुज ब्लॉकेड से इतना खुश है कि शी जिनपिंग उन्हें एक बड़ी सी झप्पी, बिग फैट हग देंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का कहना है कि उन्हें कोई छोटी मोटी डील नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ट्रम्पियन ग्रैंड बार्गेन। और ईरान कह रहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। ये ट्रम्पियन ग्रैंड बार्गेन किस चिड़िया का नाम है, इसे कैसे समझें? क्या ईरान अमेरिका के आगे झुकेगा? क्या इस हफ्ते दोबारा बातचीत शुरू होगी? इसी पर आज बात करेंगे। मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid, Saluja Gold and Rajnigandha. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। तो उम्मीद और आशंकाएं दोनों एक साथ फल फूल रहे हैं। एक तरफ बेलगाम बयानबाजियां, शर्तों की लिस्ट इतनी लंबी है कि कोई समझौता मुमकिन दिखता नहीं, लेकिन दूसरी ओर दोनों ही पक्ष जंग दोबारा शुरू करने से भी कतरा रहे हैं। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। 14 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया। बोले कि अगले 2 दिनों में इस्लामाबाद में कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि हम इस्लामाबाद जाने के ज़्यादा इच्छुक हैं क्योंकि वहाँ के फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक ट्रंप ने पहले कहा था कि बातचीत थोड़ी धीमी चल रही है और शायद यूरोप में हो सकती है, लेकिन आधे घंटे बाद ही ट्रंप ने रिपोर्टर को दोबारा फ़ोन किया और कहा कि तुम्हें वहीं यानी इस्लामाबाद में रुकना चाहिए क्योंकि अगले 2 दिनों में कुछ हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से भी बात की और दावा किया कि जंग लगभग खत्म होने वाली है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा है कि ईरान बातचीत चाहता है, जंग नहीं, लेकिन उन्होंने सख्त लहजे में ये जोड़ा कि अमेरिकी दबाव में कोई सरेंडर नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भी कहा है कि बातचीत दोबारा शुरू होने की पूरी संभावना है। शांति की इन उम्मीदों के बीच कच्चे तेल के दाम भी $95 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए हैं और अब स्थिर हैं। लेकिन दूसरी ओर खबर यह भी है कि एक अच्छी डील ऐंठने के लिए अमेरिका सैन्य दबाव, मिलिट्री टेंशन भी बढ़ा रहा है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मिडिल ईस्ट में हजारों अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है ताकि ईरान को झुकाया जा सके। रिपोर्ट कहती है कि करीब 6000 सैनिक यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे युद्धपोतों से इस इलाके में पहुंच सकते हैं। महीने के आखिर तक 4200 और सैनिक उनसे जुड़ेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि यह तैनाती ठीक उसी वक्त होगी जब 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो रहा होगा। इन रिपोर्ट से मिलता जुलता अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का एक बयान भी है। 14 अप्रैल को एक कार्यक्रम में वैंस ने कहा कि ट्रंप ईरान के साथ कोई छोटी मोटी डील नहीं चाहते हैं, वो एक ट्रम्पियन ग्रैंड बार्गेन चाहते हैं, यानी अमेरिका ईरान से बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज चाहता है। फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में वैंस ने कहा कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरानी पर्याप्त लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे क्या? इस्लामाबाद में वे थोड़े फ्लेक्सिबल थे लेकिन वो काफ़ी नहीं था। तो पेच कहां फंसा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की मांग थी कि ईरान कम से कम 20 साल के लिए अपना यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दे, लेकिन ईरान 5 साल से ज़्यादा की रुकावट नहीं चाहता। एक पेच ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर भी फंसा है। ईरान इसे डाइल्यूट करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ये पूरा का पूरा यूरेनियम ईरान से बाहर निकाल लिया जाए, किसी और देश को सौंप दिया जाए। अगर ईरान नहीं झुका तो अमेरिका क्या करेगा? वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन कुछ और विकल्प भी तलाश रहा है, मसलन ईरान पर दोबारा हमले करना या फिर ईरान के अंदर घुसकर के ग्राउंड ऑपरेशन करना या ज़मीनी कार्रवाई करना। इसके तहत ईरानी न्यूक्लियर मटेरियल जब्त करने, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए मरीन कमांडोज उतारने और ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने जैसे प्लान्स भी शामिल बताए जाते हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। हॉर्मुज में डबल ब्लॉकेड का क्या हाल है वो भी जान लीजिए। ट्रंप ने 13 अप्रैल को ईरानी ब्लॉकेड के जवाब में अमेरिकी ब्लॉकेड का ऐलान किया था। इस फैसले के बाद कई सवाल उठ रहे थे कि क्या अमेरिका चीन के जहाज़ों पर हमला करेगा जो वहां से गुजरेंगे? क्या ईरान अमेरिकी जहाज़ों पर मिसाइल दागेगा जवाब में? कहीं बीच समंदर तलाशी के नाम पर दोनों नौसेनाएं भिड़ तो नहीं जाएंगी आपस में? गनीमत यह है कि सारे अंदेशे अब तक गलत साबित हुए हैं। गलत इसलिए क्योंकि अब तक लड़ाई नहीं छिड़ी है, जो कि एक अच्छी बात है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के बंदरगाहों का कंप्लीट ब्लॉकेड जारी है। वहां आने जाने वाले किसी भी देश के जहाज का रास्ता रोका जा रहा है। शुरुआती 24 घंटों में 6 ऐसे जहाजों को रोक करके वापस ईरान भेजा गया। समुद्री रास्ते से ईरान का व्यापार पूरी तरह ठप है। अमेरिका ने इस काम के लिए करीब 10,000 सैनिक, 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और 1 दर्जन से ज्यादा वॉरशिप्स तैनात किए हैं। हालांकि इसके बावजूद हॉर्मुज से ईरान से जुड़े करीब 4 जहाज गुजरे हैं। बीबीसी के मुताबिक इनमें से 2 जहाज ईरान के बुशहर और बंदर इमाम खुमैनी पोर्ट से आए थे। ब्लॉकेड लागू होने के बाद 3 ऐसे जहाज भी गुजरे हैं जिनका ईरान से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद अमेरिकी नौसेना अभी ब्लॉकेड को पूरी तरह लागू करने के लिए तैयार नहीं थी। इन जहाज़ों ने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए अपने सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की हो, जिसे स्पूफिंग कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिका ने पहले ही कहा है कि जिन जहाज़ों का ईरान से कोई रिश्ता नहीं है वो आराम से गुजर सकते हैं। अमेरिका के इस ब्लॉकेड में सबसे बड़ा फैक्टर है चीन। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कच्चे तेल का 38% और एलएनजी का 25% चीन जाता है। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन ने इस ब्लॉकेड को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। इस ब्लॉकेड के पहले दिन रिच स्टारी नाम के एक प्रतिबंधित चीनी टैंकर ने हॉर्मुज पार भी किया था। ये जहाज एक चीनी कंपनी शंघाई जुआनरुन का है, जिसे अमेरिका ब्लैकलिस्ट कर चुका है। इस टैंकर में यूएई के हमरिया पोर्ट से 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लोड किया गया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नेवी के निर्देश के बाद ये टैंकर ओमान की खाड़ी से वापस मुड़ गया। ये तनातनी ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप अगले महीने शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन जाने वाले हैं। दूसरी ओर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि चीन अगले कुछ हफ्तों में ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि जो भी देश ईरान को हथियार देगा उस पर 50% टैरिफ थोपा जाएगा। हथियारों की सप्लाई से जुड़ी खबरों पर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात की। बताया कि उन्होंने शी जिनपिंग को लेटर लिखा है। ट्रंप ने कहा कि मैंने उन्हें पत्र लिख करके ऐसा ना करने को कहा है और उन्होंने भी मुझे लेटर लिखकर जवाब दिया है कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे शख्स हैं जिनके साथ मेरी अच्छी बनती है। यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि चीन ईरान को हथियार नहीं देने वाला है। इसके बाद ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा कि चीन और अमेरिका साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। चीन बहुत खुश है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए खोल रहा हूं। मैं ये उनके लिए और पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूं। अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। चीन ने भी मान लिया है कि वो ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। जब मैं कुछ हफ्तों में चीन जाऊंगा तो शी मुझे एक बड़ी सी झप्पी, बिग फैट हग देंगे। हम बहुत स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। क्या ये लड़ते रहने से बेहतर नहीं है? लेकिन याद रहे कि अगर नौबत आई तो हम लड़ने में भी बहुत उस्ताद हैं, औरों से कहीं बेहतर। उधर ईरान ने अमेरिका के ब्लॉकेड को सीज फायर का उल्लंघन माना है, लेकिन उसने अब तक कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की है। हालांकि ईरानी सेना के टॉप कमांडर अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरानी जहाज़ों के लिए असुरक्षा पैदा की तो ये सीज फायर टूटने की शुरुआत होगी। ईरान ने धमकी दी है कि इसके जवाब में वो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और लाल सागर से किसी भी देश का कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होने देगा। इस जंग के दूसरे फ्रंट यानी इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में भी 2 तरह के इशारे हैं। 14 अप्रैल को वॉशिंगटन में अमेरिका की मौजूदगी में इजराइल और लेबनान के अधिकारियों ने 2 घंटे तक बात की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसे सीधी बातचीत की दिशा में एक पॉजिटिव कदम बताया है, लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि लेबनान और इजराइल की सरकारें वॉशिंगटन में जो भी समझौता करेंगी, हिजबुल्लाह उसे नहीं मानेगा। बातचीत के अगले दिन 15 अप्रैल को भी दोनों तरफ से हमले जारी रहे। कुल जमा बात यह है कि अमेरिका और ईरान कूटनीति के दरवाजे पर दस्तक जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो खुल भी सकता है और नहीं भी। अलबत्ता जंग की ओर वापस लौटने का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ है। तो क्या दोनों पक्ष इस हफ्ते बातचीत की मेज पर लौटेंगे? ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच मैसेजेस का आदान प्रदान जारी है। बाघई ने यह भी बताया है कि 15 अप्रैल को पाकिस्तान का एक डेलीगेशन ईरान पहुंच सकता है ताकि अमेरिका और ईरान की पोजीशंस पर विस्तार से बात हो सके। दूसरी ओर ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के रिपोर्टर शाह मीर बलोच ने बताया है कि इस्लामाबाद में इस हफ्ते बातचीत के कोई इशारे फिलहाल नहीं दिख रहे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज से ही सऊदी अरब, कतर और तुर्की के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। उनके साथ आसिम मुनीर भी हैं। तो आगे क्या होने वाला है, हमने जानकारों से पूछा। देखिए, जंग तो खत्म हो चुका है। जो उसका जो वर्स्ट फेज था वो खत्म हो चुका है और इस्लामाबाद में जो पहली पीस टॉक्स हुई थी, जाहिर है इतनी जटिल समस्या है, 22 घंटे में उसका समाधान
ढूंढना बहुत मुश्किल होता। और कमोबेश ये लग रहा है कि न ईरान वो 38 दिन के जो युद्ध हुआ था उसके पहले दिन वाली स्थिति में है, न अमेरिका उस पहले दिन वाली स्थिति में है। इजराइल चूंकि सबसे ज्यादा अफेक्टेड अपने आप को मानता है इससे, तो वो अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर्ड रखता है। लेकिन इस बीच पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में भी बदल गया है, पब्लिक ओपिनियन ईरान में भी लोग ये समझने रहे होंगे कि ये तबाही कुछ ज्यादा हुई है। तो मुझे लग रहा है कि इसका दूसरा राउंड होगा। अब पाकिस्तान कतर जाए या कहीं जाए उससे तो पीस प्रोसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं और अपनी जो है सो इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए वो दुनिया में घूमते रह रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ट्रंप के पोस्चरिंग से और जो सिग्नल्स आ रहे हैं रूस से, चीन से, कि सब ये चाहते हैं किसी ना किसी तरह होर्मुज स्ट्रेट खोला जाए, जिससे दुनिया अफेक्टेड है, वर्ल्ड इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है कि अभी तक जो समाधान नहीं ढूंढा जा चुका है इस हाई लेवल मीटिंग से, उसको भी तलाशने की कोशिश की जाए। और जिस तरह से दोनों तरफ के हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जैसे अमेरिका से जेडी वांस या इनसे अब्बास अरागची या उनके जो स्पीकर हैं ईरानियन पार्लियामेंट के, तो मुझे लग रहा है हाईएस्ट लेवल पर ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो कोई कारण नहीं है कि वापस बैक टू स्क्वायर वन हुआ जाए। तो बात आगे बढ़ेगी ही वार्ताओं की, लेकिन वो कब, कैसे, कहाँ होगा, वेन्यू इस्लामाबाद होगा, तुर्की होगा, कहीं और होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन बातें होंगी और युद्ध जिस तरह से अभी है शिथिल, जिसमें पोस्चरिंग चल रही है, वो चलता रहेगा जब तक एक अंडरस्टैंडिंग पे ना आ जाए। बड़ी खबर यहीं तक, अब बारी सुर्खियों की। मई में अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत मई में ब्रिक्स और क्वाड समूह के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होस्ट करेगा। ऐसे में बिल्कुल ही दो अलग गुटों के फॉरेन मिनिस्टर्स एक ही महीने में भारत पहुंचेंगे। जहां ब्रिक्स में रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ईरान जैसे देश हैं, तो क्वाड में भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। अकेले ब्रिक्स की मीटिंग में ऐसे देशों के प्रतिनिधि मिलेंगे जो अभी हाल ही में जंग के मैदान में आमने सामने थे, मसलन ईरान और यूएई या फिर ईरान और सऊदी अरब। ईरान अमेरिका जंग शुरू होने के बाद पहली बार इन देशों के ऑफिशियल्स एक जगह पर होंगे। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि भारत इस साल ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है। मुख्य समिट 7 से 11 सितंबर के बीच भारत में ही हो सकती है। नजरें क्वाड मीटिंग पर भी होंगी। पिछले साल ये मीटिंग भारत में होनी थी। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए भारत आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से मीटिंग टल गई थी। भारत और अमेरिका के बीच उस वक्त चल रहे ट्रेड टेंशन को भी इसकी एक संभावित वजह माना गया था। अब द हिंदू के मुताबिक मई के आखिरी हफ्ते में क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भारत में होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मई में भारत आ रहे हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी इस बैठक का हिस्सा लेने के लिए भारत आ सकते हैं। अगली खबर, भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड के पास रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी नागरिकों से भरी एक नाव पलट गई, जिसके बाद से 250 लोग लापता हैं। आरोप है कि मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा है। इन लोगों को अवैध तरीके से बांग्लादेश से मलेशिया ले जाया जा रहा था। तकरीबन 280 लोगों को लेकर के एक नाव 4 अप्रैल को बांग्लादेश से निकली थी। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी थीं। 7-8 अप्रैल के करीब नाव अंडमान सागर से गुजर रही थी। उसी समय तेज हवाएं और ऊंची लहरें चलने लगी, जिससे नाव पलट गई। 11 अप्रैल को बांग्लादेश का एक तेल टैंकर जब उस रास्ते से गुजरा तो उन्होंने कुछ लोग समुद्र में तैरते हुए देखे। 4 लोगों को बचाया गया। पता चला कि और भी कई लोग फंसे हुए हैं। इसके बाद 9 लोगों को और रेस्क्यू किया गया। रफीकुल इस्लाम नाम के शख्स जो रेस्क्यू किए गए हैं, उन्होंने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को पूरी घटना का ब्यौरा दिया है। बताया कि उन लोगों को जहाज के एक छोटे से स्टोरेज कंपार्टमेंट में भर करके ले जाया जा रहा था, जिसमें मछली और जाले रखे जाते हैं। पेट्रोलिंग से बचने के लिए उन्हें वहां छिपाया गया था। रफीकुल के मुताबिक उन लोगों को ऐसे ठूंसा गया था कि वहां ऑक्सीजन भी बहुत कम थी। इस वजह से 30 लोगों की पहले ही दम घुटने से मौत हो गई। इसके बाद नाव पलटी तो कई लोगों ने तैरकर खुद को बचाने की कोशिश की।
रफीकुल के मुताबिक उन्होंने लगभग 100 लोगों को तैरते हुए देखा था। बताया कि वो खुद 36 घंटे पानी में तैरते रहे, जिसके बाद उन्हें मदद मिली। 9 लोगों के अलावा बाकी लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस घटना से एक बार फिर रोहिंग्या मुसलमानों की त्रासदी दुनिया के सामने आई है। म्यांमार में सताए जाने और नागरिकता छीने जाने के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में शरण ली। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में 12 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश में शरण लिए हुए हैं, लेकिन अब वहां भी काम के मौके बहुत कम बचे हैं। इस वजह से ये लोग मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जाकर के काम ढूंढना चाहते हैं और इसलिए जान जोखिम में डालकर अवैध समुद्री रास्तों से इन देशों में जाने की कोशिश करते हैं। आज के दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया। शुभ रात्रि।